बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, कहा जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी सज़ा उसकी वो औलाद है जिसके हाथों वो रुल जाए, और इंसान की सबसे बड़ी इंसान के लिए राहत भी वही औलाद है अगर उसके हाथों से उसको सुकून मुयस्सर हो। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस एक केस हुआ। उससे पहले उस्मान मिर्ज़ा का एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उसने एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो हम सबको पता है। लेकिन ये दो केस बड़े हाई प्रोफाइल केस बन गए। इसके अंदर हुकूमत बड़ी सीरियस हो गई। इस इशू को लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत सीरियस हो गए, और हमारा जो मीडिया है, हमारे जो लोग हैं, वो सारे पूरे पाकिस्तान को ऐसा लगा जैसे नूर मुकद्दम का कत्ल एक बेटी का कत्ल हुआ है। और ऐसी चीज़ें जो हम लोगों के आज की तारीख तक, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो हमारे सामने आई। इट सीम्स लाइक कि जो सोसाइटी है वो मिसगाइडेड भी चल रही है। क्यों, इस पर भी बात करेंगे। कितनी देर लगेगी कानून को अपना कोर्स ऑफ एक्शन मुकम्मल करने में, क्योंकि जिस्मानी रिमांड लिए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, रोज़ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड पर चल रही है, और लोगों का पेशेंस लेवल जो है इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी कम हम देख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी है तो आज मेरे ख़्याल में इस माशरे पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने का टाइम आ गया है, क्योंकि इस माशरे ने क्या अपना किरदार अदा किया है, इस पर बात करेंगे। नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया जिस तरह किया गया, और ज़ाहिर जाफ़र जो शख्स है उसका स्टेट ऑफ माइंड, वो कौन है, वो किस नहज पर इस लेवल तक पहुंच गया, ये तमाम सूरत हाल मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में हर शख्स जानना भी चाहता है, और इसके ऊपर होने क्या जा रहा है ये भी सोचने की ज़रूरत है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरे पास आज एक बहुत अच्छा पैनल है। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमा बिकाई ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वेरी वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा तज्जिया करती हैं। मेरे साथ हैं एयर कॉमोडोर मुमताज़ हुसैन साहब, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अमरीन इकबाल, वंस अगेन अ वेरी वेल नोन नेम, साइकोलॉजिस्ट हैं। और लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं बैरिस्टर मियाँ शहराज जावेद साहब, लॉ के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका जी। डॉक्टर हुमा बिकाई, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम यू। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ? हम लोग क्या समझते हैं एक लड़की को, एक औरत को, जिस माशरे की हम बात कर रहे हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये वहाँ पर ये सब कुछ दरिंदगी 48 घंटे होती रही और ये पूरा माशरा चुप था। क्या कहेंगी जी? आपको लगा कि ये पहली दफ़ा हुई है या आखिरी दफ़ा हुई है? कोई वजह है ना कि जो पाकिस्तान को 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जाता है औरतों के लिए, और जब हम इस बात पर बात करने की कोशिश करते हैं तो कहा जाता है कि आप लिबरल फासिस्ट हैं और आप इस्लामी कदरों से नावाकिफ़ हैं। आपने अभी कहा कि उस बच्ची का जब ये कत्ल हुआ तो हम सबको लगा हमारी बच्ची का कत्ल हुआ। उनमें से तो किसी को नहीं लगा कि वो उनकी बच्ची, बहन या बेटी थी जब ये सब कुछ हो रहा था। जो डिटेल सामने आई तो उससे तो पता चलता है कि गार्ड्स भी देख रहे थे, सड़क पे खड़े सामने गार्ड्स भी देख रहे थे। वो बच्ची बाहर निकली, भागी, छुपी, उसे वो बालों से खींचकर वापस अंदर ले गया, और वो जो तमाम गार्ड्स वहां खड़े थे मैं उनको भी मुद्दर इल्जाम नहीं ठहराती, क्योंकि उनके ज़हन फहम में तो एक ही बात थी कि इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो कानून है या वो अमीरों का है, और कानून की बालादस्ती मजाक है। इसीलिए लोग देखते रहे और ये सब कुछ होता रहा। उसके वालिदैन को भी फोन गया तो उनकी कोशिश ये थी कि अपने बच्चे को बचाएं। ना तो उस बच्ची को बचाने की कोशिश थी, ना ये कोशिश थी कि मतलब उनका पूरा थ्रस्ट ये था। 3 घंटे तक दोनों पेरेंट्स इस इंफॉर्मेशन पे बैठे रहे। उनके वालिद ने लफ्ज इस्तेमाल किया सॉलिसिट, जब उस थेरेपी सेंटर को फोन किया जिन्होंने आके उस बच्चे को इस लड़के को रेस्क्यू करने की कोशिश की, या सूरत हाल उन पे भी अटैक हुआ। लेकिन देखिए, ये नया नहीं हुआ था।
इसके यूपर 2016 में यूके में असॉल्ट और अटेम्प्टेड रेप का केस था, ये यूके से डिपोर्ट हुआ। ठीक। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन से निकाला गया। ये इस्लामाबाद में पायलट के नाम से इसको जाना जाता था कि ये आम ड्रग्स नहीं लेता था, ये कॉनोटेशन ड्रग्स की बनाता था, उनको मिला जुला के लेता था। और कोई शायद 3 साल पहले इसकी घर की एक पार्टी से जो 3 लोग निकले थे, इसी उम्र के खानदानों के बच्चे थे, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और वो तीनों उसमें मारे गए। किसी ने मतलब पूरा इस्लामाबाद जानता था इसको पायलट के नाम से और उसके ड्रग यूज के हवाले से। किसी ने ये कोशिश की कि ये कानून के दायरे में इसको लाया जाए, या इसके माँ बाप ने भी कभी कोशिश की? अभी तो यहाँ तक कहा जा रहा है, मैं बात मुकम्मल कर लूं, कि ये जो इतना कामली नजर आता है, अपीयर होता है कोर्ट अपीयरेंसेस में, जिस तरह की इसकी ड्रग हैबिट है, अनलेस उसको ये ड्रग्स जेल में भी मिल रही हैं, ये इस तरह इतना कामली बिहेव नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी धज्जियां तो उड़ी हैं कानून की बालादस्ती की। इस मुल्क में सिर्फ अमीरों का कानून है। और इस वक्त भी आप देखिए कि पेशी पे पेशी हो रही है, वो लाहौर चले गए, ये हो गया, और इतनी हाइप क्रिएट होने के बावजूद आपके बयान जो इंट्रोडक्शन था उसमें भी सवालिया निशान यही था कि आया सजा होगी या नहीं सजा होगी, क्योंकि यहाँ छुरियां मारने पर 7 साल सजा होती है, 5 साल पूरे भी नहीं होते और 3 साल पे रिहाई हो जाती है। और जिसकी गर्दन पे छुरियां मारी गई होती है वो लड़की पूछती है ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, और मुझे पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एयर कॉमोडर मुमताज हुसैन साहब, सर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप माशाल्लाह बड़ा आपका एक्सपीरियंस है, सर ये क्या हुआ है, आपको क्या लगता है एज अ साइकोलॉजिस्ट, ये जो शख्स है, मैं इसका नाम पता नहीं शख्स मुझे कहना चाहिए या नहीं, जाहिर जाफिर, ये जो कुछ हुआ, जो कुछ इसने किया, और जो अभी लास्ट 48 घंटों की जो सारी अब चीज़ें सामने सरफेस हो रही हैं, हाउ डू यू एनालाइज दिस? ये क्या, ये दरिंदा है, ये इंसान है, ये क्या है जी? मुझे ज़रा ये तो पहले समझा दें। देखें जी, मैंने जो असेसमेंट की है इस पूरे केस की, या इसका साइको एनालिसिस किया है, उसमें मुझे जो लगता है कि ये जो कातिल है ये एक सैडिस्ट पर्सन है, इसकी सैडिस्ट पर्सनैलिटी है। और इनिशियल आप देखें कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ये चाहता है। इसका जो फैमिली का माहौल था या जो इनिशियल ब्रॉटअप उसका हुआ, तो ये बिल्कुल नो सुनने से रवादार ही नहीं था। जब इसने उस खातून को अपने घर पे बुलाया और इसने अपनी नीड उसके सामने रखी, व्हाट्सएवर द नीड वाज, मुझे इसका आइडिया नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन जब वो नीड सामने रखी या उस खातून ने उसका इनकार किया, तो बेसिकली ये इनकार सुनना ही नहीं चाहता था, और ही बिकेम रिबेलियस, हॉस्टाइल, और इसने फिर एग्रेशन शुरू कर दी। ठीक जी जी, कमेंटर साहब फरमाइएगा जी। क्योंकि वो नीड जब आपकी सेटिस्फाई ना हो या वो नीड के अंदर कोई पावर देती है, फाइनली फिर एग्रेशन की तरफ ले जाती है। और इसने वही किया। उसने देखे 3 दिन तक उसने उसको यरगमाल बना के रखा, और उसने अपनी नीड्स की सेटिस्फेक्शन की थ्रू मेंटल टॉर्चर, थ्रू फिजिकल टॉर्चर। ठीक। और वो एक तरह का जैसे एक शिकार होता है, एक शिकारी होता है और एक शिकार होता है, उसने एग्जैक्टली वो प्ले किया। और उसने एक वाइल्ड एनिमल का जो उसके अंदर इंस्टिंक्ट थी वो बिल्कुल सामने आ गई, और शी वाज हेल्पलेस। और वो उसके लिए जैसे है, आप जो मीडिया पे जो कुछ मैंने सुना है कि वो लोग इतने डरे हुए थे उससे, क्योंकि उसका डेफिनेटली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो उसके पावर थी और उसके बाद बाकी रिसोर्सेज थे, और ही टोटली वायलेटेड दी कल्चरल, सोशल एंड रिलीजियस नॉर्म्स। यानी उसको बिल्कुल फिक्र ही नहीं थी, उसके ज़हन में था कि शायद मेरे साथ कुछ नहीं होगा। और उसने बिल्कुल 3 दिन जो है, और जैसे उसने टॉर्चर किया मेंटली एंड फिजिकली, और वो बिल्कुल एक जैसे एक जो शिकारी होता है जैसे शिकार के साथ करता है, ठीक है, एग्जैक्टली वो किया। ये माइंडसेट था, और डेफिनेटली उसकी ग्रूमिंग है, ठीक, वो उसका ब्रॉटअप है, डेफिनेटली पर्सनालिटी डेंट्स थी उसके अंदर जो उसने वहां पे जाहिर की। ठीक हो गया। डॉक्टर अमरीन, मुझे ज़रा बताइएगा, अगर हम इसको ज़रा पहले मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ इसकी करेक्टरिस्टिक्स को, उसके बाद लीगल की तरफ भी मियाँ शराज साहब की तरफ जाते हैं। आप इसको कैसे एवेल्युएट करती हैं, क्योंकि आप बड़ा इसको डीपली जानती भी हैं इन चीज़ों को, ऐसे माइंडसेट को। ये वाकई मतलब पूरा माशरा और उसके बाद इसका अपना माइंडसेट, हाउ डू यू नरेट दैट जी? Thank you so much, Qazi, for talking on such an unfortunate and heart-wrenching incident. चाहे नूर का केस ले लें या चाहे 4 दिन बाद नसीम बीबी का केस ले लें, जिसके 14 माह के बच्चे को उसकी नजरों के सामने मारा गया, या चाहे इतने बहुत केसेस ले लें जो हम अपने क्लिनिक में देखते हैं, फिजिकल वायलेंस के, सेक्सुअल वायलेंस के,
एग्रेशन के, ये एक केस है जो सामने हो गया। आपने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स की, आम ऑडियंस के लिए मैं बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगी कि जो साइकोपैथ या जो सैडिस्ट होते हैं, जैसे कि अभी बताया गया, सैडिस्ट वो लोग होते हैं who get the pleasure by inflicting pain to others, जिनको राहत मिलती है दूसरों को तशद्दुद करके, दूसरों को नुकसान पहुंचा के, उससे वो राहत महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को हम सैडिस्ट या साइकोपैथ्स कहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि साइकोपैथ्स के बारे में बहुत मिथ है कि जी ये मेंटली स्टेबल नहीं होते। इनको साइकोपैथ्स आर मोस्टली वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन देयर प्लानिंग्स। जावेद इकबाल का भी आपको याद होगा, जिसने बड़े प्लान के बच्चों का जो कत्ल किया था, ठीक है, इसने भी पहले पूरी इंफॉर्मेशन ली। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जब वहां पर जब इसको बचाने के लिए पहुंचे तो इसके दोस्त बाहर आए हुए थे, वहां पर थेरेपी वर्क्स कहते हैं कि वहां पर बाहर जब गड्ढा था लोगों का, तो ये बहुत ज्यादा प्लान होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और तीसरी चीज जो आपने मुझे कहा कि एग्रेशन एंड वायलेंस की जो बात है, पर्सनालिटी ट्रेट्स भी जो है वो साइकोपैथ की पर्सनालिटी के साथ अटैच्ड होते हैं। और इसमें मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ कि हमारे यहाँ जो ये इन्होंने कहा ना पायलट या जहाज कहते हैं, आम लोगों को बता दो जहाज हम उनको कहते हैं जो ड्रगीज होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, यानी वो अपनी एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जो है वो रहते हैं। ही वाज लाइक ड्रगी। इसको जो साइकोसिस था, दैट वाज, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, दैट वाज ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस, ऐसी ज़हनी बीमारी जो कि ड्रग्स लेने के बाद आती है। और एक और बात बता दो, ये रिहैब से भी अपना ट्रीटमेंट ड्रग्स के लिए अमेरिका में ले चुका हुआ है। जैसे कि इन्होंने कहा कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ये पाकिस्तान में भी आकर इसने अपना जो है वो ट्रीटमेंट, यही सो कॉल्ड थेरेपी वर्क्स जो इंस्टीट्यूट है, जो क्वैकरी के हर तरफ हुए हैं, ठीक है, वो डिक्लेयर कर दे, हर एक को डिप्लोमा दे के, शॉर्ट कोर्सेज करवा के, वो यहाँ से ना कि सिर्फ उसने ट्रीटमेंट लिया, बल्कि उसके माशाल्लाह और उसकी मदर जो यहाँ पर इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और फिर ऑनलाइन सेशंस भी प्रोवाइड करते रहे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात आती है तो ये बात याद रखें कि जिन पर्सनालिटीज के अंदर शुरू से एग्रेशन और वायलेंस, वो कहाँ से आता है? घरों से हम लोग देखते हैं, मुआशरे से हम लोग सीखते हैं, जहां हमें पता चलता है। माजरत के साथ मंसूर के 1 या 2 केस हैं जो सामने आ गए हैं। 95% केसेस में यहाँ पर सजाएं नहीं मिलती। और याद, जब तक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हम ह्यूमन नेचर या ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि हम बिहेवियर को शेप अप नहीं कर सकते। आप देखें कि हमारे यहाँ कितने लोग जो है वो अपना लाइसेंस जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल बनाते हैं, बाहर के मुल्कों में चले जाए, आप देखें ना कि आप ठीक पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियां साहब, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कानून की तरफ आ रही होती हैं। एक ये जो ख्याल है, शायद मैं क्योंकि थोड़ा सा इस चीज़ को जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों के जहन के अंदर, जिस तरह अभी डॉक्टर हुमा बकाई ने बात की, और ये है कि जी कुछ नहीं होगा। मतलब क्यों नहीं कुछ होगा? दिन दिहाड़े कत्ल हो गया, पता चल गया जिस सफाकी के साथ कत्ल किया गया, क्यों हमारे निज़ाम के ऊपर एक ये सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि कुछ नहीं होगा? जी थैंक यू मंसूर। पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम बाय इटसेल्फ, उसमें बेतहाशा चैलेंजेस हैं। आप किसी भी क्रिमिनल को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जब जो FIR की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसके अंदर कितनी जामिया किस्म की तरीके से उसकी वर्डिंग लिखी गई है और उसको एक्सप्लेन किया गया है, और फिर उसके साथ कौन से गवाहान हैं जो बीच में कनेक्टेड हैं, जो हमारे तफ्तीश करने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर। तफ्तीश का क्या म्यार है पाकिस्तान में, हमारे कितने ट्रेंड ऑफिसर्स हैं। फिर उसके बाद जुडिशल प्रोसेस स्टार्ट होता है। जुडिशरी के ऊपर एट द एंड ऑफ द डे सारा इल्ज़ाम आता तो जुडिशरी पे है। जब आप किसी एक नॉन कॉन्विक्ट बंदे को जो आप कन्विक्ट नहीं कर पाते उस तरीके से जिस तरह से हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये हमारी कुछ माशरती मामलात इस किस्म के हैं। हमारा कल्चर है कि जब हम FIR करवाते हैं तो हम उन लोगों को भी FIR में नॉमिनेट करते हैं जिन्होंने उसकी पैरवी करनी है, जिन्होंने उसके पीछे आना है। हम नॉर्मली गवाहान भी उन लोगों को डालते हैं जो मौके के नहीं होते, बट वो हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनके ऊपर हम ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो कल को हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। एंड देन इट ऑल कम्स ऑन टू द पुलिस। पुलिस की ट्रेनिंग, अब वो किस लेवल के लोग हैं जो कि इस तफ्तीश को करते हैं और उनकी कितनी ट्रेनिंग की जाती है, उनको कितने रिसोर्स दिए जाते हैं, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं। इन सारे मामलात को एक इंतहाई क्लैरिटी के साथ कोर्ट का काम, जो चीज़ कोर्ट तक पहुंचेगी, जिस तरीके से पहुंचेगी, जिस मेयार की पहुंचेगी, कोर्ट को क्या
क्या तस्वीर का रुख दिखाया जाएगा। वो जज ने तो उनकी बेसिस के ऊपर ही ये सारा फैसला करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर हुमा बकाई, 2-3 चीज़ें, ज़ैनब की अभी बात हुई, इकबाल वो जो था एक सैडिस्ट, उसकी बात हुई। ये हम लोग हमेशा नरेट करते हैं कि जी ये इनका ताल्लुक सोसाइटी के ऐसे तबके से था। मुझे याद है जब ये ज़ैनब वाला केस हुआ तो जो वो दरिंदा था उसने बताया जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि जी मेरे साथ तो बचपन से सॉडमी हो रहा था। सो एक अंडरस्टैंडिंग शायद इस माशरे की थी कि ये जी एक बड़े स्पेसिफिक लोग हैं या एक सोसाइटी का एक तबका है जो पिसा हुआ है, उनके साथ ये हुआ है। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल टुगेदर एक फ़र्क सिनेरियो है। वफाक है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, एलिटिस्ट जो हमारा जिनको हम लोग समझते हैं पाकिस्तान के वो लोग हैं, एंड दिस ऑल हैज़ हैपेंड ओवर देयर। सो क्या इसमें सोसाइटी में कोई तफरीक है या इट गोज विदाउट सेइंग एनीथिंग? देखिए, आपने लीगल, आपके साथ पैनल पे लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जुडिशियल एक्सपर्ट्स भी हैं, और सबने अपनी समझे ऐनक से इस केस को देखा है। लेकिन क्योंकि मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, और वो बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग एलीट। एक तो पाकिस्तान में एक एक्सक्लूसिविटी है जिसके बारे में हम कम बात कर पाते हैं, और वो एक्सक्लूसिविटी ये है कि पाकिस्तान में जो प्रिविलेज है ना, वो प्रिविलेज है पैसा, मर्द। ये एक्सक्लूसिविटी प्रिविलेज है पाकिस्तान का। और आप ये कह रहे हैं कि ये कोई एलिटिस्ट है, ये वफाक है, लेकिन हमने तो बहरा अपने लोगों को ये पैगाम दिया है कि द रिच इन आवर कंट्री, द पावरफुल इन आवर कंट्री कैन एक्चुअली गेट अवे विद मर्डर। ये तो इतना ब्रूटल मर्डर हुआ और इतनी मीडिया कवरेज हो गई और इतनी हाइप क्रिएट हो गई कि मैं और आप इसकी बात कर रहे हैं। कितने किस्से हैं भाई। बलूचिस्तान में एक एमएलए थे, वो उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी जिंदा आदमी पर, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ था। ब्रॉड डे लाइट, सीसीटीवी फुटेज मौजूद, गवाह मौजूद, उनको बचा लिया गया था। जितने डिस्कशंस मैं जाफर के बारे में सुनती हूँ टीवी पे, उसमें बार बार उनके बेचारे जो लॉयर हैं उनसे ये सवाल किया जाता है कि क्या मेंटल इलनेस की प्ली आएगी, और वो बारह ये जवाब देते हैं कि जी अभी तक ये बात सामने नहीं आई है, अभी केस चला भी नहीं है। लोगों के जहन में ये बात है कि ये मेंटल इलनेस की प्ली लेगा और बरी हो जाएगा, और फिर इंतहाई कंफर्टेबल जिंदगी गुजारेगा। और ये पहला वाकया भी नहीं था। इसके फोन की जो फोरेंसिक हुई है उसमें दूसरी औरतों के साथ भी इस किस्म का ताल्लुक रवा रखा रहा है। एक और बात जो मैं यहाँ गुजारिश करना चाहती हूँ वो ये, और आपके पास साइकोलॉजिस्ट हैं, इट इज व्हाई नूर कंटिन्यू टू मीट हिम। हमारी बच्चियों में इतनी लो सेल्फ वर्थ क्यों है कि वो ऐसे जानवरों से मिलती रहती, और जब उसने मिलने से इनकार किया तो उसने उसको मार दिया। ये जो हमने पेट्रियार्की कॉन्स्ट्रक्ट माशरे में बनाया हुआ है ना, और ये तो अमीर आदमी था, चलो बहुत बड़े घर का बच्चा था, यहाँ पे आम आदमी को कोई लड़की मना करती हो जाके उसके मुंह पे एसिड फेंक देता, बिल्कुल कोई लड़की शादी से इनकार करती है उसको गोली मार देता है। ये तो आपकी माशरे का पेट्रियार्कल कॉन्स्ट्रक्ट है। हमारे यहाँ नो को नो समझना की कंसेप्ट ही नहीं है, कंसेंट का कंसेप्ट ही नहीं है। अगर मैं इस वक्त शायद आपके प्रोग्राम में मैरिटल रेप की बात कर लूं तो लोग कहेंगे कि ये ब्लास्फेमी है और नाउजुबिल्लाह मैं पता नहीं क्या गलत बात कह रही हूँ। ठीक, ये वो तमाम थॉट प्रोसेस है जिसके नतीजे में आपने ये देखा जो हुआ। ये एक किस्सा है जिसको हाइप मिल गई है। पाकिस्तान में हर लम्हे इतना ही जुल्म होता है। और अब इसके हवाले से बात हो रही है, तो जब औरत मार्च होती है तो यहाँ पर जिस किस्म की बहस और डिबेट होती है वो आपने सुनी। ठीक, नूर के पे भी मैंने सोशल मीडिया पे ये बहस सुनी कि शी वाज नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ इस्लाम, लिहाजा ये हो गया। पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। जिम्मेदारी है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मुझे एक ब्रेक का जी, छोटी सी ब्रेक का कहा, जरा हम ब्रेक पे नाज़रीन चलते हैं और जब वापस आते हैं तो अब सवाल ये है कि ये सब कुछ हमारे माशरे में हो रहा है, हम सबको ये पता है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन ये एक एलिमेंट, ये जो पैसा और पावर, ये जो एलिमेंट है ये किस हद तक आपके दिमाग को डिरेल कर देता है, और क्या वाकई ये जो नशा है पैसे का ये बाकी तमाम नशों से बढ़कर है? इस पे बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। एयर कॉमोडोर साहब, सर ये जो बात हो रही है लस्ट, और उसके बाद बात होती है पैसा, और उसके बाद एहसास ये कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है। और ये माइंडसेट मोस्टली उन्हीं का डेवलप होता है जिनको इस चीज़ का यकीन हो कि हम कानून से ऊपर हैं। डॉक्टर हुमा बकाई वाली बात कि पैसा जिसके पास है और शायद उसको वो हजम नहीं होता, सो उसके बाद जो पहली 2-3 स्टेजेस आती हैं उनमें से ये भी स्टेजेस हैं। हाउ डू यू नरेट दैट जी? ओके, इसमें होता है ऐसे है कि इनिशियल जो आपका चाइल्डहुड है उसके अंदर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन करते हैं पेरेंट्स, सॉरी बच्चों की। वो जो भी उनकी नीड्स होती हैं उनको वो पूरा करते हैं, डिले नहीं करते उसको थोड़ा सा, क्योंकि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो है ना उसमें फिर आप नो नहीं सुनते। पेरेंट्स उनको हर चीज दे रहे होते हैं। वो डेफिनेटली जिस क्लास से अभी ये जाफर था तो डेफिनेटली उसको सारी चीजें मिलती रही हैं बचपन के अंदर, और कहीं उसने नो सुनी नहीं अपनी लाइफ के अंदर, और उसने ये फिनोमेना डेवलप कर लिया कि आई एम सुपर और मैं सारा कुछ हासिल कर सकता हूँ। वो जो हासिल करने की साइकोलॉजी थी उसके अंदर, फिर वो उसमें प्लेयर सीकर होते हैं ऐसे लोग, उनको प्लेयर्स लेना चाहते हैं वो, और उनके अंदर रियलिटी प्रिंसिपल नहीं आता। रियलिटी प्रिंसिपल तब आता है जब उनकी पेरेंट्स प्रॉपर ग्रूमिंग करें, उनकी ट्रेनिंग करें, उनकी तरबियत करें। तो वो रियलिटी प्रिंसिपल उनकी लाइफ में नहीं होता। ये जस्ट वांट प्लेयर्स, और प्लेयर्स प्रिंसिपल पे वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो गुजार देते हैं। और इसी वजह से फिर उनके अंदर फिर वो लस्ट पैदा हो जाती है, लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर स्टेटस, और फिर वो समझते हैं वी आर अबव द लॉ। और क्योंकि उनकी ख्वाहिश जब भी उसकी वो आप नहीं पूरी करेंगे, देन अगेन वो करेंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे बाकियों को। अब इस केस के अंदर भी देखें कि वो पूरा ही हैरास्ड, एक थ्रेटन्ड उसने एनवायरनमेंट बनाई हुई थी अपने घर के। आप देखें जो मुलाजिम थे उसके, उन्होंने कोई किसी को कुछ नहीं बताया, तो वो उसके अंदर एक लस्ट आ जाती है। उससे फिर वो एंजॉय करता है बेसिकली उस लस्ट को कि मैं आई एम सुपर, पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि ऐसे बच्चे फिर कंट्रोलिंग होते हैं, दे आर डोमिनेटिंग, और पूरी पूरी फैमिली को वो फिर कंट्रोल करते हैं, पूरे बहन भाइयों को, पेरेंट्स को, सब लोगों को, फिर सोसाइटी को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। नो ऐसे बच्चे फिर करना नहीं सीखते। वो कहते हैं हर वक्त हमें यस मिले, सब लोग हमारी नीड्स को पूरा करें, अच्छी है या बुरी है। तो इस जाफर के केस में भी ऐसे ही है कि वो इतना ज्यादा उसने समझ लिया था अपने आप को कि मुझे कोई भी नहीं टच करेगा। वो जैसे मैंने पहले बताया है, उसने अबव द लॉ रखा अपने आप को, रिलीजियस को उसने नॉर्म्स को नहीं देखा, कल्चरल नॉर्म्स को नहीं देखा। उसने कहा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उसकी ही वाज सो कॉन्फिडेंट, और उसने पूरा इसको प्लान किया। और ही इज इंटेलिजेंट पर्सन, उसको सारा पता है। और क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं दे हैव द लिटिल बिट करिश्मा, और लोगों में बातचीत में अच्छे होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मेरे ज़हन में आ रही है, मैंने सुना है, तो लोग इसलिए उसके इर्द गिर्द जमा थे, और वो पार्टी और बाकी जो मामला करता था। ऐसे लोग थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, ये चीटर भी होते हैं, लायर भी होते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को बड़े तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक। और मुझे लगता है कि जैसे डेफिनेटली इसकी थोड़ी सी जो पुरानी हिस्ट्री होगी, नो डाउट पहले भी इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। अभी इसमें बिल्कुल एक अब पीक थी जो उसकी लाइफ के अंदर आई है, और इसके अंदर भी उसका कोई ही हैज नो रिमोर्स एंड गिल्ट। इसलिए कि एंटी सोशल पर्सनालिटी होती है, या जो साइकोटिक जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा है, इनको रिमोर्स और गिल्ट बिल्कुल नहीं होता। दे थिंक दे आर द राइट पीपल। जो वो डिसीजन कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो इसलिए फिर वो लस्ट और मनी और पावर, वो जो आप फिनोमेना बता रहे हैं, वो समझते हैं सारा कुछ हमारे लिए जायज है। ओके डॉक्टर अमरीन, असॉल्टिंग समबडी, एक इंसान किस स्टेट ऑफ माइंड में होता है वंस यू असॉल्ट समवन? और सेकेंडली मैं थोड़ा सा, बिकॉज मेरा माइंडसेट में इस तरह का, अगर कोई मर्द स्पेसिफिकली, वो इस पे डिबेट भी हो सकती है, अगर एक मर्द किसी औरत को असॉल्ट करता है तो वो किस माइंडसेट पे होता है? और जो पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये लस्ट, पावर, क्या ये चीज़ें हैं? और अगर उसको एड्रेस भी नहीं किया जाता तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जी, असॉल्ट की आपने बात की, असॉल्ट डिफरेंट टाइप्स का होता है। इमोशनल अब्यूज होता है, फिजिकल अब्यूज होता है, और सेक्सुअल अब्यूज होता है। असॉल्ट, आपने कहा कि ये लस्ट है, पावर है, क्या है, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, हमेशा याद रखिए कि बाय द टाइम इन आवर सोसाइटी वी हैव लर्न कि सर्वाइवल के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है। ये हमने बाय द टाइम लर्न कर लिया है कि पावर होगी तो हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। नंबर दो, आम लोगों के लिए जानना जरूरी है कि हमेशा औरतों को ही क्यों अब्यूज है, बच्चों को क्यों अब्यूज किया जाता है। अपने बच्चों के भी बहुत फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस के केसेस देखे हैं, और हम तो बहुत ही देखते हैं क्लिनिक के अंदर। जो मैं फिगर आउट करती हूँ इसमें, जब थोड़ा सा जो एनालिसिस करती हूँ, तो ऑलवेज रिमेंबर कि फिजिकली वुमेन एंड चिल्ड्रन दे आर वीक,
वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो नो नहीं कर सकते, वो फिजिकली स्टॉप नहीं कर सकते। दैट्स वन ऑफ द रीजन एंगर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, जो ये कहते हैं जी मर्दों को हम बहुत गुस्सा आता है जी एग्रेशन, उसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक तो ये है कि वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक बच्चा घर में जब ये देखता है कि मेरा बाप जो है वो गुस्सा आ रहा है, चीजें फेंक रहा है, गालियां दे रहा है माँ को, उसको मार रहा है, तो वो बच्चा वही रोल मॉडलिंग पैटर्न के थ्रू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जी वो लर्न कर रहा है कि दिस इज द वे टू एक्सप्रेस द एंगर। ओके, एट द सेम टाइम मैं फिर कहूंगी फॉल्ट यहाँ पे 50% औरतों का भी है, क्योंकि उन्होंने बिहेवियर, बच्ची ने लर्न कर लिया कि मेरी माँ तस्वीर बना रही है, रो रही है, आगे से रिजिस्ट नहीं कर रही है, उसको टॉलरेट कर रही है। वही बच्ची रोल मॉडल पे वो आगे पैटर्न चलता रहता है जो कल्चरल नॉर्म्स के, जी आपने आगे से रेजिस्ट नहीं करना। तो एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ, यस, जिसको कि हम मिसयूज मत जो है वो करता है। आपने कभी नोट किया कि वायलेंस से एग्रेशन जो होता है एक मर्द पे क्यों नहीं निकालता, या एक एम्प्लॉय अपने बॉस पे जाके क्यों नहीं गुस्सा करता, वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे क्यों करता है, या घर में, ये भी याद रखें। यहाँ भी बताती हूँ कि औरतें भी एग्रेशन को डिस्प्लेस करती हैं। वो कैसे घरों में काम वालियों पे डिस्प्लेस करती हैं, घरों में उनके जो काम वाले बच्चे होते हैं उनके ऊपर डिस्प्लेस करते हैं। तो ये बड़ा गलत मिथ है कि सिर्फ मर्द ही जो है वो वायलेंस और एंगर को हमेशा अपने वीकर पार्ट के ऊपर करते हैं। मंसूर एक पॉइंट इसमें आओ जी जी, उन्होंने कहा कि इनको मेंटल इलनेस की प्ली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनिए, अगर मेंटली एक नॉर्मल इंसान, तो ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं कहेंगे, साइकोपैथ पर्सन हाउ कुड बी अ नॉर्मल, कि जो इतने घंटे तक टॉर्चर देता है। और ये भी बताऊं कि इसने अपनी माँ के साथ भी कुछ साल पहले सेम किया था, जिसके बाद इसने रिहैब ट्रीटमेंट लिया था। एंड लुक एट द पेरेंट्स कि उन्होंने कैसे इसको आजाद छोड़ा हुआ है। लीगल में अगर आपको इसको देखूं तो ऐसे जो साइकोपैथ्स होते हैं उनको सोसाइटी में रहना क्रिमिनल से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो किसी के साथ भी, इवन इनको जब रिहैब्स में भी, या जो मेंटल हेल्थ के जो रिहैब होते हैं वहां भी इनको सबके साथ नहीं रखा जाता है। ऐसी पर्सनैलिटीज को सेपरेट क्यूबिकल्स में रखा जाता है, क्योंकि दे कुड बी वेरी मच डेंजरस फॉर अदर पेशेंट्स टू। अच्छा मियां साहब, अब दो चीज़ें हैं। एक, इनके ज़ाहिर जाफ़र के वालिद फ़ोन करते हैं थेरेपी वर्क्स वालों को और उनको कहते हैं जाके कि यार देखो उसको दौरा पड़ गया, उसको जाके एड्रेस करो। और दूसरी चीज़ जो हम अभी प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे, 495 CRPC, दे मे ट्राई फॉर इट। इस दोनों के ऊपर कानून क्या कहता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये मेरे ख्याल में टॉक ऑफ द टाउन है, ये दो पॉइंट्स, क्या कहेंगे जी? देखें, किसी भी मुजरिम को या मुलजिम को सज़ा दिलवाने के लिए उसका इस बात का साबित होना ज़रूरी है कि वो एक सेन माइंड के साथ उसने ये सारा काम किया था। ओके, जो अनसाउंड माइंड है वो उसके ऊपर लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। इस तरह एक जेनेरिक ग्लोबली ये एक रिकग्नाइज्ड फैक्ट है। ठीक। जहाँ यहाँ पर तो बज़ाहिर उसकी एक मेडिकल हिस्ट्री या साइकोलॉजिकल हिस्ट्री भी नज़र आ रही है। बहुत से केसेस में जब इस तरह के ग्रेव एलिमेंट्स इंड्यूस हो जाते हैं तो लोग इस किस्म की जेनेरिकली, चाहे वो कोई एलीट से हो या एलीट से ना हो, तो जो डिफेंस लॉयर है वो इस किस्म की ग्राउंड्स ढूंढते हैं कि उन्होंने अपने क्लाइंट को किस तरीके से, बिल्कुल ढूंढते हैं। ठीक है। तो अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये वो उन्होंने थेरेपी वर्क्स को फ़ोन करके कहा कि उसको दोबारा से कोई दौरा पड़ गया है, तो इट सीम्स लाइक कि वो उसकी पुरानी इस किस्म की हिस्ट्री भी थी और लामोहल्ला वो इसको किसी ना किसी स्टेज के ऊपर इस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा प्रेशर में है तो वो इस बात को डिस्क्लोज़ ना करें। एंड प्रॉब्ली दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू ब्रिंग ऑन दीज ग्राउंड्स। मैं लेकिन डॉक्टर साहिबा की इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि जो सज़ा और जज़ा का प्रोसेस है वो इसलिए है कि इन क्रिमिनल्स को, हम सोसाइटी को इन क्रिमिनल से बचा सकें। तो हमें इन क्रिमिनल्स को सोसाइटी से दूर रखना है। लेकिन इस किस्म के जो साइकोपैथ्स हैं वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जिसको आप कहें कि कोई मर्डरर है, उनसे तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आई एम नॉट, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट ये वाला मामला प्रॉब्ली एक नॉर्मल केस से ज़्यादा ग्रेव है और इसको किसी और एंगल के साथ और किसी और तरीके के साथ इसको देखने की और हैंडल करने की ज़रूरत है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर हुमा बकाई, अब लेट्स गो फॉरवर्ड, थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा। उस्मान मिर्ज़ा का ये केस हुआ जिसको दोबारा हाईलाइट किया गया, इस दरिंदे ने जिस तरह वो उस कपल के साथ और स्पेसिफिकली उस लड़की के साथ एक दोबारा एक बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था जो हमारे माशरे ने इस पिछले 1 महीने में देखा, और ये सब कुछ इस्लामाबाद में हुआ। और इसके अंदर अब भी एक ये व्यू पॉइंट है कि जी आफ्टर थॉट्स आई, लेकिन आफ्टर थॉट्स इसलिए भी आई शायद कि वो लड़की, क्योंकि अर्लियर
जो मुद्दई थी वो पुलिस थी, और उसके बाद जब ये लड़की शामिल तफ्तीश हुई, इसको उन्होंने बुलाया, तो उसके बाद इसमें चीज़ें ऐड की गई। वहाँ पर भी यही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि जी शायद कुछ भी नहीं होगा, कुछ तारीखें होंगी, कुछ देर की जेल होगी और उसके बाद बाहर आ जाएगा। सो ये एक माशरे का हमारा शायद टेम्परामेंट बनता जा रहा है कि जो कुछ भी कोई ऐसा करता है उसको छूट जाएगा। और आपका पहला वाला पॉइंट कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स में मर्द का तो चले आए, मैं उस पर अब क्या कहूं, बट उसका पावरफुल होना इस सोसाइटी के अंदर बहुत जरूरी है। जी, मर्द की भी बात है, क्योंकि जुल्म 80% मर्द ही करता है। और मैंने पहले गुजारिश की, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। जिस वक्त ये सारे केसेस हो रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे, जो पार्लियामेंट में बिल पास होना था वो नहीं पास हो सका, ठीक, और वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास गया हुआ है। और हमारे यहाँ आज भी इस प्रोग्राम को भी देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो समझते हैं कि औरत पर हाथ उठाने की इजाजत इस्लाम ने दी है, बगैर सियाक व सबाख के। ये बात उनको फौरन समझ में आ जाती है कि उनके पास ये पोजीशन ऑफ पावर है कि वो औरत पर हाथ उठा सकते। तो वो जो मर्द वाली एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आर स्ट्रक्चरल इश्यूज। आप और हमारे नहीं, बहुत सारे मुसलमान माशरों में ऑनर किलिंग की टॉलरेंस है, यानी मर्द को तैश आएगा अपनी इज्जत के हवाले से तो वो बहन को, बेटी को, बीवी को मार सकता है और उसकी सजा हल्की दी जाएगी क्योंकि ऑनर था। उसने ऑनर के जोश में आकर गैरत में कत्ल किया, और गैरत में किया हुआ कत्ल शायद कत्ल नहीं है, और जिसको कत्ल किया गया वो इंसान नहीं। फिर कारकोरी, मतलब आप कितनी प्रैक्टिसेस की बात करेंगे ना। वनी, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। ये हमने अरसे से चश्म पोशी की है वनरेबल ग्रुप्स के साथ ज्यादती को। औरत वनरेबल है, बच्चे वनरेबल हैं, अक़लियतें वनरेबल हैं। ये नूर की बात हो रही है और औरतों की भी आपने बात की, इस बच्ची की बात की जो कपल है। आप मुझे प्लीज बताइए कि कितनी आपके पास खबरें आई हैं मदारस में सेक्सुअल वायलेंस की। ट्रू, सही कह रही। किसको सजा हुई? भगा देते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं तो उल्टे सीधे बहाने करते हैं और वो केसेस गायब हो जाते हैं। ठीक, स्ट्रक्चरल इशू है। कहीं मैं बहुत वाजे बात करूंगी आपको क्योंकि मुझे बेइंतहा गुस्सा है। एक एक्सक्लूसिविटी मर्द होना है, दूसरी एक्सक्लूसिविटी मजहब है, तीसरी एक्सक्लूसिविटी कल्चर है। कल्चर और मजहब मिलकर कम से कम हमारे जैसे माशरों में मर्दों को ये तक़वियत देते हैं कि वो औरत के साथ या किसी भी कमजोर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपको कितने ऐसे किस्से मिलते हैं कि जो हारी हैं उनको बांध के रखा हुआ है, बॉन्डेड है, खानदानों के साथ जुल्म है। ये तो स्ट्रक्चरल इशू है। ये पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वनरेबल ग्रुप्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, बशमूल औरत, बशमूल अक़लियत, बशमूल कमजोर गरीब मर्द, बच्चे। एयर कॉमोडर साहब, मुझे सर अब ये दो चीज़ें आ गई। अब तो एक मुझे ज़रा ये समझाएं, असॉल्ट, एक थप्पड़ से लेकर इस हीनियस क्राइम तक जो ज़ाहिर जाफ़र ने किया, ये माइंडसेट उसके अंदर अब हमारे इस्लामाबाद में, मुझे अभी भी याद है जब ये हो रहा था तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आइस और एक और वो थी ड्रग, मैं अभी शराज साहब बताएंगे उसके ऊपर। ये लोगों की इनटेक, बच्चों की इनटेक, माँ बाप का चेकआउट बैलेंस नहीं करना, सर ये चीज़ें कहाँ गई हैं हमारे माशरे से? इसको कौन एवेल्युएट करेगा? ओके, अच्छा, इसके ऊपर जो मेरी असेसमेंट है, तो जो मैंने एक ओवरऑल एक इसमें डाटा जमा किया है उसमें ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो टोटली जो हैं वो बच्चों के मामलात में आजकल दखल ही नहीं देते हैं। वो कहते हैं दे आर इंडिपेंडेंट। जनरली उनमें ये हो रहा है कि वो जस्ट लाइफस्टाइल की वजह से वो समझते हैं कि ठीक है जो चल रहा है, और हर बंदा जो है वो अपनी दुनिया में जा रहा है। ठीक है। तो वो जो एक सोशलाइजेशन थी, बैठना था एक दूसरे के साथ, तो बेसिकली हमें ये चाहिए कि उसके अंदर वही कि बच्चे फिर अटेंशन बाहर देखते हैं। वो जो चीज़ें घर में उनको मिलनी चाहिए थी पेरेंट्स की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, और डेफिनेटली इसमें मीडिया भी है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं कि सब लोग आइसोलेट होते जा रहे हैं। वो फिर बच्चे ऐसे बाहर निकलते हैं, उसकी तलाश में कहीं से हमें सुकून मिल जाएगा, आपके लोग उनको मिल जाते हैं। तो बीइंग ए पेरेंट्स मेरा ख्याल है
मदर को जो हमेशा अपने देखना चाहिए, अपनी बेटी के साथ फ्रैंक होना चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, उसकी सारी बातें सुननी चाहिए। वो और इस तरह जो बाप है उसको अपने बेटे के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, कोई वो इशू लेके आता है उसको उसके साथ डिस्कस करे, क्योंकि ये अभी गाइडेंस बड़ी मिसिंग हो गई है। Okay. आप ये देखें हम फिजिकल नीड्स पे काम कर रहे हैं आजकल, हाँ। कि बच्चे ग्रेड अच्छे हो जाए, गाड़ी आ जाए, घर अच्छा बन जाए, बच्चा बाहर पढ़ने चला जाए। ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर अमरीन, मुझे क्लोजिंग कमेंट जरा इस पे दीजिएगा। मैंने मियां शराज साहब की तरफ भी जाना है। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कत्ल में, या इससे पहले ये जो उस्मान मिर्जा वाला इंसिडेंट है, इस सारे के अंदर माँ बाप की मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हम लोग भूल रहे हैं या मिस कर रहे हैं, या चाहते हुए ना चाहते हुए इस पे बात नहीं कर रहे। क्या कहेंगे इस पे? बात होती है कि जी माँ जो है वो बेटी की तरबियत करे और बाप जो है वो बेटे की। व्हाट अबाउट सिंगल पेरेंट्स? तो मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं ये इस मिथ को खत्म करना पड़ेगा कि पेरेंटिंग और तरबियत बच्चे की वालिदैन दोनों माँ बाप की जो है वो जिम्मेदारी है। Absolutely. जिम्मेदारी हम तरबियत की माँ पे डाल देते हैं सारी, जो कि विच इज रॉन्ग। नंबर 2 जो है वो जब बच्चों की तरबियत, आजकल मेरा ख्याल है पेरेंट्स से ज्यादा तो ये यूट्यूब और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का है, ये सारी जो है वो तरबियत बच्चों की आज हो रही है। आपने कहा पेरेंटिंग की, हम बड़ी बात करते हैं कि जी अनपढ़ और जहालत जहां हो ये सारा कुछ होता है। ये जो नूर केस है इसमें दोनों खानदान जो थे दे वर फ्रॉम द एलीट क्लास, पढ़े लिखे थे। कैन यू इमेजिन कि ये जो जाहिर जाफर की जो क्रिमिनल है, इसकी जो मदर है और इसके पेरेंट्स दे वर वेल अवेयर कि वो मेंटली जो था वो इस तरह का एग्रेशन वायलेंस उसके फ्रेंड्स ने रिपोर्ट किया तो उसके बिहेवियर्स थे। लेकिन एट द सेम टाइम आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट जो है ना वो मैं फीमेल से भी करूंगी, वो मैं ये करूंगी कि वो शुरू से जब ये देखें कि किसी में भी वायलेंट या एग्रेसिव इंपल्सेस हैं तो डिस्टेंस इख्तियार करें। मैं कई ऐसे केसेस जो है ना मंसूर अपने क्लिनिक में देखती हूँ जिसमें खवातीन ये कहती हैं कि हम पिछले कई सालों से 10-10, 12-12 सालों से हम अब्यूज बर्दाश्त करती आ रही है। अब इसलिए कहती हूँ कि हमारा अपना भी एक कल्चर और हमारे जो सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स हमें बताया गया, जब हम बर्दाश्त करते रहते हैं तो हम अगले के एग्रेसिव बिहेवियर को पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। उसको पता है कि आगे से मुझे रेजिस्टेंस नहीं आएगी, सो दैट्स व्हाई उनका ये बिहेवियर जो है वो होता रहता है। इसके मामले में, जाहिर जाफर के मामले में उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छा पता था। वो माशाल्लाह जी ना कि वो सिर्फ जो है वो खुद जो था वो ड्रगिंग था, साइकोपैथ था, बल्कि साइकोटिक था, बल्कि जी वो बड़े वहां के लीड स्कूल के अंदर वो काउंसलिंग दे रहा था बच्चों को, वो ऑनलाइन सेक्शंस ले रहा था और उसके पेरेंट्स को बहुत अच्छा पता था। और उसके पेरेंट्स ने ये भी बता दूं कि थेरेपी वर्क्स को इंस्टेड ऑफ कॉलिंग टू द पुलिस उन्होंने थेरेपी वर्क्स को ठीक डॉक्टर साहब पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया मेरे पास। सॉरी थोड़ा टाइम था। मियां साहब लास्ट पॉइंट, पेरेंट्स को पता था, गार्ड्स को पता था, दोस्त आए उन्होंने देखा, इस सारे के बावजूद उन्होंने उसको फ़ोन किया कि मत करो, नोबडी बॉदर्ड टू कॉल अ पुलिस। नेबर्स देखते रहे, उसके बाद नेबर्स ने फ़ोन किया। क्या ये माशरा ठीक है? ऐसा ही माशरा होना चाहिए? फिर हम कानून की, जुडिशरी की और पुलिस को गालियां देते हैं, माशरा ठीक है हमारा? नहीं जी, हमारे माशरे को तो हम सिर्फ मॉडर्नाइज होना चाह रहे हैं इस वक्त हर लिहाज से। हमारी वैल्यूज़, हम जब वैल्यूज़ की बात करते हैं या मोरालिटी की बात करते हैं तो हम उसको एक रिलीजन की उसमें ले जाने की भी कोशिश करते हैं। आप रिलीजन को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि आपने वैल्यूज़ को उसके मतलब किस स्टैंडर्ड के ऊपर लेकर आना है। राइट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ रॉन्ग इन ऑल टर्म्स। आप उसको वेस्टर्न माशरे में देख लें, आप उसको हमारे माशरे में देख लें। आई वुड से कि जिस ब्रूटैलिटी के साथ ये नूर वाला केस आया है और जिस किस्म का मामला वो आप दूसरे जिस केस के ऊपर उस्मान मिर्ज़ा वाला है, ये दोनों बड़े टेस्ट केसेस हैं इस वक्त। वी डू अंडरस्टैंड कि देयर आर नंबर ऑफ लूप होल्स हमारे सिस्टम में भी होंगे, हमारे जुडिशल सिस्टम में भी होंगे, बट मैं इस बात का क्रेडिट दूंगा पुलिस को कि उन्होंने बावजूद इसके कि उसके पेरेंट्स दे वर नॉट इन फिज़िकली प्रेजेंट इन इस्लामाबाद एट दैट टाइम, लेकिन चूंकि उनके नॉलेज में ये सारी बात थी, उन्होंने इस बात के ऊपर पूरा स्टांस लिया, उनको इन्वॉल्व किया इसके अंदर। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
बात वही, हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो सा है वो किसी और तरफ चला हुआ है। हम ईस्टर्न वैल्यूज़ के साथ हम मॉडर्नाइज सोसाइटी चाहते हैं, हम कंफ्यूजन का शिकार हैं इस वक्त। हमें बहुत सी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हमारे माशरे को बहुत सी चीज़ों पे अपडेट एंड अपग्रेड होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर मियां शिराज जावेद साहब, डॉक्टर इमरीन इकबाल, एयर कॉमोडोर मुमताज़ हसन साहब और डॉक्टर हुमा बकाई, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत आप सबका। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक टेस्ट केस है इस्लामाबाद पुलिस के लिए, एक टेस्ट केस है काजी जमीलुर रहमान, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद के लिए, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान के लिए, और इस केस के लिए पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। I know these people personally, I know police actually, so I am very confident कि जस्टिस विल प्रिवेल। ये जो प्रोसिक्यूशन इस वक्त जिस्मानी रिमांड ले रही है, आई एम श्योर कि इतना स्ट्रॉन्ग केस ज़रूर प्रेजेंट होगा कोर्ट के अंदर कि ये दरिंदे, चाहे ज़ाहिर जाफ़िर हो या उस्मान मिर्ज़ा हो, दे विल बी टेकन टू टास्क और कानून इनको सज़ा ज़रूर देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।